नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। दोस्तों, आपको पता है कि मैंने बिजनेस इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए यानी कि बिजनेसमैन को शुरुआत देने के लिए एक बिजनेस की सीरीज स्टार्ट करी है। मैं सभी उन टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं जो उनको बिजनेस करने में हेल्प हो सकती है। इसी सीरीज में मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या है और उससे बिजनेस कैसे किया जाता है, उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं दिमाग में कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के करूं, तो उसे करने से पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब एक कंपनी बनाता है या कंपनी बन जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखता है और अपने क्लाइंट्स को क्या क्या एडवाइस देता है। मैं खुद भी जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है वो हमेशा मुझसे यही कहता है कि सर हमें एक कंपनी बनानी है। उसे ये भी नहीं पता होता कि कंपनी का मतलब सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। उसके दिमाग में जो चल रहा होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म, लेकिन हमेशा हमारे दिमाग में ये रहता है कि भैया हमें कंपनी बनानी है। तो बिजनेस करने से पहले दोस्तों एक कंपनी के बारे में जान लीजिए कि जब हम कंपनी बोलते हैं उसका मतलब क्या है, कंपनी के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और जब कंपनी बन जाएगी उसके बाद उससे बिजनेस स्टार्ट करना कैसे है, कहाँ कहाँ कंपनी को रजिस्टर कराना है, कहाँ कहाँ से फंडिंग आएगी, कहाँ कहाँ से स्टार्टअप का हमें बात करनी है, फंडिंग कैसे लेनी है स्टार्टअप की। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको बताऊंगा आज। दोस्तों, अगर आप बिजनेस के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे कैसे स्टार्ट करना है और इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझे मेल कर सकते हैं। साथ में मैंने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। आपको लगता है कि आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे डेली शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि टाइम 6 बजे से 8 बजे के बीच में कीजिएगा ताकि मैं सबके फ़ोन अटेंड कर सकूं और सारी क्वेरी का जवाब दे सकूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कंपनी के बारे में, तो कंपनी का जो नाम होता है इस तरह से लिखा जाता है IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड या फ्यूचर लिमिटेड। दो तरह से कंपनियाँ होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। जनरली हम जो लोग फैमिली वाले होते हैं जो बेसिक स्टार्ट करते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड से ही होता है। लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में फ़र्क यही है कि यहाँ पे ज़्यादा मेंबर जोड़ सकते हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है, इसलिए इसको प्राइवेट वर्ड यूज़ किया जाता है बीच के अंदर। और देखिए, हम जो लोग बात करते हैं कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट कि लड़का कॉरपोरेट में काम करता है, कंपनी में काम करता है, तो ये जो कंपनियाँ होती हैं प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, इनको एक्चुअल में कंपनी कहा जाता है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं भैया हमें एक कंपनी खोलनी है, तो दोस्तों लेकिन वो एक्चुअल में बोलते क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। तो कंपनी अगर आप बोल रहे हो तो कंपनी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड माना जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप बिजनेस अब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन सब टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि भैया मेरी क्या है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो मैं लोगों से यही बोलूँ कि मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहा हूँ, और अगर एक कंपनी है तो आप कंपनी वर्ड यूज़ करते वक्त ध्यान रखें कि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ही कंपनी वर्ड यूज़ होता है। अच्छा, इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी ही बना सकते हैं, क्योंकि इसको हमें सर्टिफाई करना पड़ता है कंपनी बनाते वक्त, अपने साइन लगाने पड़ते हैं। इसमें जनरली 5 से 10 दिन लगते हैं बनने में। साथ में जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी का पैन नंबर आता है। इसमें दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, यानी कि दोनों एडल्ट होने चाहिए। वन मैन कंपनी भी आ चुकी है, लेकिन वो कंसेप्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो 1 पर्सन की बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनाएं। 1 पर्सन में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है तो उसको मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है जैसे ये। देखिए इसके फीचर्स क्या हैं, यानी कि कंपनी की बनाने की मैं बात तो कर रहा हूँ। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, कंपनी आप CA से ही बनवाएंगे या CA से बनवाएंगे, लेकिन आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि भैया जब मैं CA से बात कर रहा हूँ या CA से बात कर रहा हूँ कंपनी बनाने के लिए, तो मैं क्या क्या कागज़ दूँ, किन किन बातों का ध्यान रखूँ ताकि वो बात मैं CA को बता सकूँ। देखिए इसको आप 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो 10,000 रुपये से स्टार्ट किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि मैं 10,000 से स्टार्ट कर सकता हूँ। जब कंपनी बन जाती है, यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसका पैन नंबर आ गया और आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, तो आप कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये डालेंगे, यानी कि अपने पर्सनल अकाउंट से, जो शेयर होल्डर है कंपनी के या डायरेक्टर कह लीजिए, तो वो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डालेंगे। जैसे आपने पैसा डाला तो आपका बिजनेस चालू हो गया। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ दोस्तों, जब भी आप शुरू करें कंपनी की अथोराइज कैपिटल जो है वो 5 लाख रखवाएं और साथ में पेड अप जो है 10,000 रखवाएं,
ताकि शुरुआत करने में आसानी रहे। आप 1 लाख भी रख सकते हैं, आपकी कैपेसिटी अगर 1 लाख की है तो आप ऑथराइज 5 लाख कर लीजिए और पेड अप 1 लाख कर लीजिए। मिनिमम 10,000 से शुरू कर सकते हैं इसमें। देखिए जो मैंने बताया था, प्रोप्राइटरशिप में पूरे साल में इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, यहाँ पे साथ में इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है और साथ में एक आरओसी की रिटर्न भी जाती है, यानी कि 2 रिटर्न जाती हैं। जीएसटी का काम अलग है, इनकम टैक्स का अलग है, आरओसी का। तभी इसको कॉर्पोरेट कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है। देखिए बनाने का खर्चा जो है वो 15 से 20 हज़ार का खर्चा आता है, डिपेंड करता है कितने लोग हैं, कितने डायरेक्टर बनेंगे, क्या होगा। और अगर मैं बात करूँ कंपनी को चलाने का एनुअल जो खर्चा है दोस्तों मिनिमम 20 से 25 हज़ार रुपये का, यानी कि अगर आप कोई भी काम नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 हज़ार का खर्चा आएगा ही आएगा। काम करेंगे तो काम के हिसाब से बढ़ेगा कि जीएसटी रिटर्न भरनी है, एनुअल रिटर्न भी भरनी है, साथ में एनुअल गवर्नमेंट फीस भी है, यानी कि जब हम कंपनी बना लेते हैं तो साल में आरओसी रिटर्न जाती है तो उसके लिए सरकार फीस भी लेती है 1,000 रुपये की। ये चेंज है, कुछ फ़र्क पड़ता है, 1,500 भी है, 2,000 भी है। लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है या पार्टनरशिप फर्म है उसमें इस तरह का कोई खर्चा नहीं है। लेकिन कंपनी जब हम बना लेते हैं तो दोस्तों देखिए ये खर्चा और ये खर्चा फिक्स है। अब आप कहेंगे कि भैया मैं कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा तो ये खर्चा किस चीज़ का है। देखिए कंपनी के अंदर बोर्ड मीटिंग दिखानी पड़ती है, कंपनी के लिए इनकम टैक्स के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, आरओसी की रिटर्न जाती है, तो इसमें काफ़ी सारी कंप्लायंस हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, वो ध्यान रखना पड़ता है। सीए को या सीएस को या एडवोकेट आपने रखा है इसके लिए तो वो ध्यान रखता है। तो उन सब चीज़ों की फीस है ये। देखिए होता क्या, आपने कंपनी बनाने के लिए पेपर दिए और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है प्रूफ के लिए कि वो पैदा हुआ है, किस देश में पैदा हुआ है, उसका नाम क्या है। तो इसी तरह कंपनी का एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है जिससे पता चलता है, उसमें उसका नाम लिखा होता है, उसमें उसके डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, उसमें उसका पैन नंबर लिखा होता है। जैसे आपके पास सर्टिफिकेट आता है आप बैंक जाके अकाउंट को ओपन करवाते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि आपने कंपनी बनानी है तो क्या ध्यान रखना है। कंपनी का सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं मुहिम चला रखी है मैंने कि बिजनेस को करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। साथ में मैं बताऊं कि कंपनी बनाने का फ़ायदा क्या है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो आपकी कंपनी की डिटेल, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसके शेयर होल्डर कौन है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, बैलेंस शीट, कोई भी फाइनेंशियल हैं, वो 100 रुपये पे करके एक वेबसाइट है mca.gov.in, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट है, वहाँ पे डिटेल डाल के ये डिटेल तुरंत निकाल सकता है। तो आप भी निकाल सकते हैं और आपकी जो कंपनी है उसकी डिटेल भी वेरीफाई कर सकता है। तो इसलिए कंपनी को सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, जेन्युइननेस मानी जाती है। हर कोई इसे वेरीफाई कर सकता है कि इसमें डायरेक्टर कौन है, इसके शेयर होल्डर कौन है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है। मान लीजिए आप लोन लेने जा रहे हैं तो कंपनी को ये इंटरेस्ट होता है कि भैया जो इसने अपलोड कर रहा है ऑनलाइन वो बिल्कुल ठीक होगा, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। बिजनेस में भी यही हेल्प मिलती है कि भैया जब कंपनी की बात आती है तो कंपनी तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, सब कुछ डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, वेरीफाई हो सकता है, कहीं बंदा भाग नहीं सकता, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी दिख रहा है, उसके डायरेक्टरों का एड्रेस भी दिख रहा है, तो सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा कंपनी के केस में फेसफुल ज़्यादा हो जाते हैं लोग। कंपनी बनाने के दोस्तों फ़ायदे क्या क्या है ये आपको बता दो। देखिए टैक्स एडवांटेज कितना है, 15% और 22% का टैक्स रेट है। जहाँ पे अगर मैं एज ए इंडिविजुअल बात करूँ, पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ, पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्ट 30% का प्रॉफिट पे टैक्स है, लेकिन कंपनी में 22% और 15% है। 15% कुछ न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, बाकी 22% जो भी चल रहा है बेनिफिट एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए है। यानी कि अगर कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा रहा है तो उसके लिए 15% है जो सरकार ने स्कीम लॉन्च करी है एक, और 22% बाकियों के लिए। कुछ टेंडर स्पेसिफिकली कंपनियों के लिए ही निकलते हैं क्योंकि कंपनियां लिस्टेड होती हैं आरओसी में, उनका डाटा वेरीफाई हो सकता है जैसे मैंने बताया, तो इसलिए वो ज़्यादा फेसफुल होती हैं, भरोसेमंद होती हैं। तो इसलिए टेंडर कुछ स्पेसिफिक कंपनियों के लिए निकलते हैं। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, इसके लिए देखो दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि स्टार्टअप क्या होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन क्या होता है। यहाँ मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि जो कंपनियाँ होती हैं स्टार्टअप के अंदर सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनियों का ही स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो उनकी इनकम माफ़ होती है स्टार्टअप में, वो सर्टिफिकेट सिर्फ कंपनियां या एलएलपी ही अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती हैं, मैंने वहाँ भी बताया था कि वो स्टार्टअप के लिए रजिस्टर्ड नहीं करा सकती, ना ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा पार्टनरशिप फर्म है वो भी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा सकती।
अगर आप चाहते हो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन हो और स्टार्टअप के बाद उसकी इनकम भी माफ़ हो जाए, तो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ही बनानी पड़ेगी। अगला फ़ायदा क्या दोस्तों, बहुत ही ईजी है इसमें किसी की भी डायरेक्टर की एंट्री करना या शेयर होल्डर की एंट्री करना या उसको बाहर निकालना। आपने अपनी वाइफ के साथ सपोज एक कंपनी बना ली, आप चाहते हो कि एक आपका दोस्त आ जाए, तो दोस्तों 1 घंटे से भी कम समय लगेगा, उसके डिजिटल सिग्नेचर बनेंगे और वो कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा। आप चाहते हो कि भैया कोई इन्वेस्टर आया है, मुझे उसको शेयर देने हैं, तो वो काम भी बड़ा ईजी है। आप नई कंपनी ना बना के उसी के अंदर उसको शेयर भी दे सकते हैं। साथ में दोस्तों जो भी इन्वेस्टर आता है वो ध्यान रखिए, वो हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने ये बात प्रोप्राइटरशिप फर्म की वीडियो बनाते वक्त भी बताई थी कि प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आता। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टर जब आएगा तो पूछेगा कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो यानी कि ध्यान रख लीजिए, जब भी आप चाहते हो कि फ्यूचर में मैं एक इन्वेस्टर को लाऊंगा ही लाऊंगा, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनानी पड़ेगी, तभी इन्वेस्टर आएगा। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि कंपनी में शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स आप इन्वेस्टर को देते हैं, उसके बदले इन्वेस्टर आपको पैसा देता है। लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है, सिर्फ कंपनी के अंदर ही इक्विटी शेयर होते हैं और वो ले आता है। ये मैं बता चुका हूँ कि जो इन्वेस्टर होते हैं हमेशा कंपनी को ही प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए कंपनी के बेनिफिट के साथ साथ मैं बता दूं, जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है शेयर होल्डर की, सबसे अच्छा पॉइंट और सबसे बढ़िया पॉइंट और सबसे सटीक सबसे बेहतर जो कंपनी के अंदर होता है वो यही है कि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स की, यानी कि मान लीजिए मैंने एक कंपनी बनाई और मैंने उसमें अपनी शेयर रखे 5,000 और मेरी वाइफ के भी शेयर्स हैं 5,000 रुपये, हम दोनों काम कर रहे हैं, तो मेरी जो लायबिलिटी रहेगी वो मेरे शेयर तक रहेगी। यानी कि मैंने कोई बिजनेस करा और मान लीजिए 10 लाख का मैंने माल परचेज़ करा और मैं पेमेंट नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख के लिए मुझे पर्सनल अपने पास से अपनी असेट बेचनी पड़ेगी, अपनी डिग्री के जो भी मैंने कमाया है, मैंने ऑफिस लिया है या मैंने घर लिया है, वो मुझे बेच के 10 लाख चुकाने पड़ेंगे। मेरी लायबिलिटी मेरे शेयर होल्डर तक है, यानी कि शेयर का जो अमाउंट है 5,000, मेरी वाइफ का 5,000, मेरा 5,000, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 5,000 रुपये तक है, कोई भी मेरे घर तक नहीं आ सकता। ये किस्सा मैंने प्रोप्राइटरशिप में बताया था कि जब हम प्रोप्राइटरशिप का में काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि वहाँ अगर कोई किस्सा हुआ, कुछ गलत काम हुआ, मैं किसी की पेमेंट नहीं कर पाया, तो मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मुझे अपना घर बेच के भी पैसा देना पड़ेगा, वो भी केस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति मुझ पर केस तो कर सकता है, लेकिन मेरी सिर्फ शेयर होल्डर जो अमाउंट है, शेयर का जो अमाउंट है उस तक है। हाँ, इसमें कंडीशन जरूर है दोस्तों कि वो फ्रॉड या नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि मैंने कोई काम तो करा लेकिन एज ए शेयर होल्डर या डायरेक्टर मैंने कोई फ्रॉड कर दिया, मैंने लोन ले लिया, लोन को डाइवर्ट कर दिया, उसका मिस यूज़ करा, बिजनेस में यूज़ ना करके मैंने उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली, तो वहाँ पे जो देखो दोस्तों ये गलती है और वहाँ पे आपको इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। कंपनी का अगला फ़ायदा बताऊँ दोस्तों, जो आईपीओ होते हैं जिसे ओपन इशू बोलते हैं या स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लिस्टिंग करनी है, तो वो लिमिटेड कंपनी होती है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड को आप स्टॉक एक्सचेंज में नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हो कि मैं आगे जाके भविष्य में कभी आईपीओ लाऊंगा या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराऊंगा, तो आपको कंपनी ही बनानी पड़ेगी। अगला दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, कंपनी बनाने का नुकसान क्या होता है। फ़ायदे तो आपको बता दिए मैंने, लेकिन नुकसान क्या है कि आप कोई भी कंपनी में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही पैसा डाल सकते हैं, जैसा कि पार्टनरशिप फर्म में या प्रोप्राइटरशिप फर्म में होता है। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, मुझे 5 लाख की जरूरत पड़ी, मैंने आज 5 लाख निकाल लिए, एक हफ्ते बाद मेरे पास 5 लाख वापस आ गए, मैंने 5 लाख फिर डाल दिए। सेम पार्टनरशिप फंड में कर सकता हूँ, लेकिन कंपनी में नहीं कर सकते दोस्तों। कंपनी क्या है, आपसे बिल्कुल अलग होती है, कंपनी का अस्तित्व आपसे अलग है, उसका पैन नंबर अलग है और आप उसके शेयर होल्डर हैं सिर्फ या डायरेक्टर हैं, तो आप कंपनी का फंड मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर आप पैसा लेना चाहते हो तो आपको सैलरी की तरह ही विड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर पैसा डालना चाहते हो तो ऐसे डायरेक्टर लोन डालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है आप जैसे घर का समझ लिया, उसमें पैसा डाला निकाला, पैसा डाला निकाला, तो उस तरह का काम कंपनी के अंदर नहीं हो सकता। अगली जो रिस्ट्रिक्शन है कंपनी के अंदर, आप अपने रिलेटिव से अपने फ्रेंड से लोन नहीं ले सकते, यानी कि आपको कंपनी में अगर जरूरत पड़ गई है दोस्तों, तो आप अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से लोन नहीं ले सकते। आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने अपने अकाउंट में लोन लिया अपने फ्रेंड से और फिर आपने कंपनी को दे दिया, ये भी अलाउ नहीं है। ये दोस्तों सब चीज़ें इसलिए करी गई हैं क्योंकि कंपनी की इंटीग्रिटी होती है, उसका एक अलग रुतबा है कंपनी का।
तो ये कानून में कुछ वो दे रखी है रिस्ट्रिक्शन कि आप कंपनी को कंपनी की तरह चलाइए, आप उसे प्रोप्राइटरशिप फर्म मत बनाइए। वरना दोस्तों क्या फ़र्क रह जाएगा प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में और कंपनी में। ये कॉर्पोरेट है, लोग इस पर भरोसा करते हैं, तो उसको उसी तरीके से चलाना आना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको वो बात बताऊंगा जो सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बता सकता है, और आपको सिर्फ इसी चैनल पे पता चलेंगे कि कंपनी बनाते वक्त या कंपनी बन जाने के बाद कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपने बहुत ध्यान रखने हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग बना तो लेते हैं, हम इन चीज़ों को सिर्फ एक कागज़ समझते हैं, हमें इनकी वैल्यू नहीं पता। लेकिन जब आगे जाके डिस्प्यूट होता है, जब एग्जिट मोड आता है या बिजनेस जब बढ़ जाता है, तब इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। तब आदमी सोचता है कि यार ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। मैं आपको आज बताता हूँ, आपने ध्यान कर रखना है जब भी आप कंपनी बनाएं, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा ये आप जरूर वेरीफाई करिए कि भैया मैं अभी ये काम करूँगा और फ्यूचर में और भी काम कर सकता हूँ, तो उसको आज ही कंपनी में डलवाइए। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी को बोल दिया कि भैया मैं ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग का डाल देना। आप उसे बताइए कि मैं ट्रेडिंग किस आइटम का करूँगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आगे कर सकता हूँ, आगे मैं उसमें सर्विस भी दे सकता हूँ, उसकी कुछ एंसिलरी सर्विस होंगी वो भी दूंगा। साथ में दोस्तों ध्यान रखना है कंट्रोलिंग कैसे करनी है। मान लीजिए हम 2 लोग काम शुरू कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भैया 50-50% शेयर रहेगा। 50-50 तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी कंट्रोलिंग रहे, मेरा काम ज़्यादा है, मैं कंपनी बना रहा हूँ, मैं की मैन हूँ, सारा काम मैं देखूँगा और मैं अपनी कंपनी में कंट्रोलिंग चाहता हूँ। तो दोस्तों कंट्रोलिंग कैसे होगी? कंट्रोलिंग के लिए दोस्तों कंपनी में अगर कंट्रोलिंग आप चाहते हैं तो आपके मान लीजिए 100% शेयर अगर हैं तो आपके पास उसका 51% शेयर होना चाहिए। मान लीजिए 3 डायरेक्टर बन रहे हैं और 3 शेयर होल्डर बन रहे हैं, तो तीनों के पास 33, 33, 34, तो जो 2 लोग हैं 33, 34 वाले उनके पास मेजोरिटी है। तो अगर आप चाहते हैं कंपनी में अपनी मेजोरिटी करना या कंट्रोलिंग करना तो आपके पास मेजोरिटी शेयर होने चाहिए, यानी कि 51% होने चाहिए। अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है आपने, जब आप कंपनी बना लेते हैं दोस्तों, बैंक के अंदर अकाउंट खुलता है, तो आप इसी का ध्यान रखिए कि आप बैंक के अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी हैं या नहीं हैं। कई बार होता है कंपनी बन जाती है, बैंक अकाउंट खुल जाता है, तो उसमें एक ही डायरेक्टर या एक ही शेयर होल्डर बैंक अकाउंट के अंदर ऑथराइज होता है, दूसरे को पता ही नहीं होता। आगे जाके बहुत जब टाइम हो जाता है तब पता चलता है कि यार मैं ऑथराइज ही नहीं हूँ बैंक में, तो मेरी तो कोई कंट्रोलिंग नहीं है। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आगे जाके बड़ा दिक्कत करता है। हमारे साथ कई बार ऐसे केस आते हैं, डिस्प्यूट हमारे सामने, कि एक व्यक्ति बैंक में ऑथराइज सिग्नेटरी था, दूसरे ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करा, और आगे जाके जब बिजनेस बढ़ गया, जब उसके हाथ में पूरी कंट्रोलिंग आ गई बैंकिंग की, तब बड़ी परेशानी आई। तो ये बात आप शुरू से ध्यान रखें कि भैया शुरुआत से ही मैं बैंक में ऑथराइज सिग्नेटरी रहूँगा, यानी कि जो भी डायरेक्टर बन रहे हैं ये सभी के लिए है, ये मैं किसी स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, ये आप दोनों के फ़ायदे के लिए। अगर 3 डायरेक्टर हैं, तीनों के फ़ायदे के लिए कि भैया बैंक के अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी मैं हूँ या नहीं हूँ। एक दोस्तों ध्यान जो रखना होता है, जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन बनते हैं, यानी कि जब भी आप कोई काम करेंगे, देखिए कंपनी जो भी काम करती है एक लेटर बनता है। बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है समझाता हूँ। एक लेटर होता है, उसमें लिखा जाता है कि कंपनी ये काम करेगी, कंपनी इसके लिए इस डायरेक्टर को ऑथराइज कर रही है, तो उसको जरूर चेक कर लें। ऐसा ना हो एक बोर्ड रेजोल्यूशन बना, आपके पास आया, आपने साइन कर दिया और वो चला गया। हमारे केस में क्या हुआ, एक केस में क्या हुआ दोस्तों, एक प्रॉपर्टी को परचेज़ करना था, एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी बना, वो कहीं और का केस था। तो उसमें क्या हुआ, एक डायरेक्टर ने अपने आप को ऑथराइज कर लिया और अपने आप की रजिस्ट्री भी करा ली, कंपनी के होते हुए उसने अपने आप कर ली। और दोनों डायरेक्टरों ने, जो बाकी 2 डायरेक्टर थे, उन्होंने इस पर साइन कर दिए। उनको लगा कि ये तो डे टू डे रूटीन का काम है, आते रहते हैं हमारे पास, तो उस पर उन्होंने साइन कर दिया। तो कोई भी आपके पास बोर्ड रेजोल्यूशन आता है उसको ज़रूर पढ़ें, चेक करें और तभी उसको साइन करें। और उसकी साथ में कॉपी जरूर रख लें कि भैया हम क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सब बोर्ड रेजोल्यूशन से ही पता चलता है। कंपनी का जितना भी काम होता है वो सारा बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ही किया जाता है। एक बात यहाँ पे और बता दूँ जो ध्यान रखने लायक है कि डायरेक्टर और जो शेयर होल्डर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। क्या होता है, जनरली हम लोग घर के अंदर ही कंपनी खोलते हैं, जैसे मैं और मेरी वाइफ बन गई, या मैं मेरे फादर बन गए, या मदर फादर को कंपनी में हमने डायरेक्टर बना दिया। तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर जनरली सेम तो होते हैं, लेकिन लॉ के हिसाब से दोनों अलग हैं। डायरेक्टर वो हैं जो कंपनी में साइन कर रहे हैं, बैंक में ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, और शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए जब आप कंपनी बना रहे हैं तो दोस्तों ऐसा ना हो आप कंपनी में डायरेक्टर बना दिए गए हों और आपको लगे यार कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कंपनी का मालिक बन गया हूँ। ना, आप कंपनी के मालिक तभी बनेंगे जब आप शेयर होल्डर होंगे। कंपनी में डायरेक्टर कोई भी बन सकता है, ये सिर्फ एक जॉब है, एक पोजीशन है, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान रखिए आप शेयर होल्डर हैं या नहीं। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो ही आप कंपनी के मालिक हैं।
ये मैं बता चुका हूँ कि शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक होते हैं, डायरेक्टर नहीं। देखिए, अगर आप कंपनी के मालिक कहते हैं अपने आप को, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कंपनी का मालिक हूँ? उसके लिए आपको चाहिए होगा शेयर सर्टिफिकेट। 99% लोगों को नहीं पता होता कि भैया कंपनी बनाने के बाद मुझे शेयर सर्टिफिकेट भी लेने हैं। ये शेयर सर्टिफिकेट देता कौन है आपको? जिससे भी आप कंपनी बनाते हैं और जब आप बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें पैसा डाल देते हैं, तो उसके बदले आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं। उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करते हैं दोस्तों। ये ठीक उसी तरह होता है जिस तरह आप एक मकान खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री होती है और आप उसको स्टैम्प ड्यूटी पे भी करते हैं। तो उससे पता चलता है कि आपके नाम पे रजिस्ट्री हो गई, टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, तो उस रजिस्ट्री के माध्यम से ही आप उस मकान के मालिक बनते हैं। तो यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू आप मालिक बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंपनी बनाएं, शेयर सर्टिफिकेट स्टैम्प ड्यूटी पेड लेना ना भूलें, क्योंकि आगे आगे दोस्तों आपने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं या आपकी कंपनी करोड़ की बन गई, आपने शेयर बेचने हैं, तो शेयर सर्टिफिकेट के नाम पे ही बेचे जाएंगे। आपके पास जब कुछ है ही नहीं तो आप कंपनी के मालिक कैसे बनेंगे? तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, एक आपके डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं, वो भी सीए या सीएस के पास होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके डिजिटल सिग्नेचर जो बने हैं वो आपके पास हैं या नहीं, या आप सीए के पास रखना है। साथ में कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कागज़ होते हैं कंपनी के। तो जब कभी आप कंपनी बनाएंगे, इसकी कॉपी करा के रख लें। 25-25 सेट हम क्लाइंटों को देते हैं, क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो ये जरूरत पड़ेगी, कहीं एग्रीमेंट करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। हर जगह कहीं पे भी आप कंपनी के बिहाफ पे प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंपनी बनाते कैसे हैं, कंपनी में खर्चा कितना आता है, कंपनी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, और साथ में आपको ध्यान क्या क्या रखना है, कंपनी के मालिक आप बने तो बने कैसे। उसके बाद अब मैं सबसे बड़ा काम करने वाला हूँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको ये बताने वाला हूँ कि हम कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि भैया आप कंपनी बना के, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के ही बिजनेस को करें। सबसे पहला काम मैं बोलता हूँ जो आईटी का काम है। देखिए कि ये बहुत ही रेपुटेटेड काम है जो आईटी का काम होता है, और कंपनी भी एक रेपुटेड ही मानी जाती है। तो आप क्या करें, कभी भी आप आईटी का काम करें, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के ही इस काम को करें, ताकि दोनों कनेक्टेड हो जाए। आगे जाके आपको इन्वेस्टर ढूंढना हो या कोई फंड रेज करना हो या काम को बड़ा करना हो, तो कंपनी के थ्रू ही अच्छा लगता है। किसी के पास आप विजिटिंग कार्ड लेके जा रहे हैं कि मैं इस कंपनी का सीएफओ हूँ या सीईओ हूँ, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर आप कोई इंटरनेशनल कॉल सेंटर खोलने जा रहे हैं, बीपीओ है, केपीओ है, आरपीओ है, तो मैं हमेशा क्लाइंट को एडवाइस करता हूँ कि भाई आप यूएसए में भी कंपनी खोलेंगे, आप एक वर्चुअल ऑफिस भी लेंगे, आपके बहुत सारे काम है जो बाहर से कनेक्टेड होंगे, तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनाएं। देखिए, अगर आपका कोई फॉरेन से बिजनेस है, यानी कि आप कोई ऐसा काम करते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम है, जहाँ से आपकी पेमेंट बाहर से आती है, यानी कि विदेश से आती है, तो आप दोस्तों हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं, प्रोप्राइटरशिप फर्म ना बनाएं। मैं तो ये भी देखा है, कुछ लोग तो अपने सेविंग अकाउंट से काम करते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट बनाया आईटी वालों ने और अपने सेविंग अकाउंट में पैसे ले लिए बाहर से। तो मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि कम से कम करंट अकाउंट तो खुलवा लें, लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि कंपनी बना के काम करें इसको। देखिए, आपको लगता है कि आपके जो क्लाइंट है सारे वो कॉर्पोरेट हैं, यानी कि मैं जिनसे काम करूँगा वो सारे कॉर्पोरेट्स हैं। दोस्तों, अगर सारे ही कॉर्पोरेट्स हैं तो मुझे भी तो कॉर्पोरेट बनना पड़ेगा, मुझे भी कंपनी बनानी चाहिए। देखिए, अगर आप फंड रेज करना चाह रहे हैं मार्केट से या फ्रेंड से थ्रू इक्विटी, तो आपको कंपनी ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि इक्विटी जो है वो सिर्फ कंपनी में ही होती है, कहीं और अवेलेबल नहीं होती। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फंक्शंस क्या होते हैं, वो बनती कैसे है, कितने कितने फायदे हैं और नुकसान जो हैं वो क्या हैं। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आता है कि मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए प्रेफर करता हूँ कि आप उसे बना के ही काम करिए। बड़ा अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि मैं इस कंपनी का सीएफओ हूँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। फिर भी दोस्तों आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आई, या कुछ बात है आपकी बिजनेस से रिलेटेड और आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे डेली 6 बजे से लेकर 8 बजे तक फोन कर सकते हो। साथ में कमेंट बॉक्स है उसमें भी पूछ सकते हो। साथ में एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने सर्कल में शेयर और फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, तो उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज तो जानिए। यहाँ तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही एडवांस लेवल की नॉलेज दी है, और साथ में ये ऑप्शन भी दिया है कि आप मुझसे डायरेक्ट फोन करके बात कर सकते हैं, और यही दोस्तों हमारे चैनल की खासियत है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।